हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, आज हम सिकंदर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सिकंदर के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो जानकारी है, जो महत्वपूर्ण जानकारी है, उनको आज हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखिए कि सिकंदर मकदूनिया के शासक फिलिप का पुत्र था तथा अरस्तु का शिष्य था। ठीक है, सिकंदर जो था वो किसका पुत्र था? फिलिप का पुत्र था और अरस्तु का शिष्य था। ठीक है, दूसरा देखिए कि सिकंदर जो था वो हरक्यूलिस और साइरस जैसे जो महान नायक थे, उनके जो विजय विवरण थे उनमें बहुत रुचि रखता था। तो आप सभी ने स्टोरी भी सुनी ही होगी कि सिकंदर जो था वो बहुत ही बहादुर था बचपन से ही, है ना। देखिए आगे बढ़ते हैं। 335 ईसा पूर्व में अपने पिता फिलिप की मृत्यु होने पर 20 वर्ष की आयु में सिकंदर मकदूनिया का शासक बना। ठीक है, तो ये इस तरीके का सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि सिकंदर मकदूनिया का शासक कब बना? तो सिकंदर 335 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। ठीक है, और 20 वर्ष की आयु में। चलिए नेक्स्ट देखिए, 334 ईसा पूर्व से 330 ईसा पूर्व के मध्य सिकंदर ईरानी युद्धों में व्यस्त रहा। ठीक है, सिकंदर के ईरान पर आक्रमण के समय ईरान का राजा डरियस कोडोमेंस था, जो अपने पूर्वज डरियस प्रथम और साइरस की भांति शक्तिशाली नहीं था। तो ये भी आपसे सवाल बनता है, आपके लिए सवाल बनता है कि जब सिकंदर ने ईरान पर आक्रमण किया था तो उस समय ईरान का राजा कौन था? तो जब सिकंदर ने ईरान पर आक्रमण किया था तो उस समय ईरान का राजा डरियस कोडोमेंस था। ठीक है, चलिए, और वो चूंकि अपने जो उसके जो पूर्वज थे उनकी तरह वो शक्तिशाली नहीं था, तो क्या हुआ? तो आप समझिएगा कि जो लड़ाई हुई थी सिकंदर और उसमें उसके बीच में, तो उसमें वो जो था वो पराजित हो गया था। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं इसे। देखिए, ईरान की निर्णायक लड़ाई 331 ईसा पूर्व में अब्रेला में हुई। ठीक है, इस लड़ाई में सिकंदर ने डरियस कोडोमेंस को पराजित किया। ठीक है, तो जो सीक्वेंस है, जो डेट है, आप इन्हें याद रखिएगा कि 335 ईसा पूर्व में सिकंदर जो था वो मकदूनिया का शासक बना। फिर 334 से लेकर के 330 ईसा पूर्व के मध्य जो सिकंदर और ईरानी युद्धों में वो व्यस्त रहा। सिकंदर जो था वो ईरानी युद्धों में व्यस्त रहा। ठीक है, उसके बाद 331 ईसा पूर्व में अब्रेला में जो लड़ाई हुई उसमें सिकंदर ने डरियस कोडोमेंस को पराजित कर दिया, उसे हरा दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डेरियस कोडोमेंस को पराजित करने के बाद सिकंदर ने ईरान की राजधानी पर्सपोलिस को विजित कर उसका विध्वंस कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से भी आ सकता है कि जैसे सीक्वेंस में आता है कि पहले राजगद्दी मतलब पे बैठा वो, मतलब पहले शासक बना। ठीक है, फिर जो ये है आपका कि पर्सपोलिस को विजित कर दिया और उसका विध्वंस कर दिया। तो डेट हमेशा याद रखिएगा हर चीज़ का कि ठीक है, जो 335 ईसा पूर्व में वो शासक बना, 331 ईसा पूर्व में उसने जो है कि डरियस कोडोमेंस को पराजित कर दिया, और उसको पराजित करने के बाद पर्सपोलिस को, जो कि ईरान की राजधानी थी, ठीक है, उसे विजित करके उसका पूरी तरीके से विध्वंस कर दिया। ठीक है, सीक्वेंस पूरा अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए कि सिकंदर ने एक नए शहर एलेक्जेंड्रिया ऑफ द एराकोसियंस की स्थापना की, जो अब कंधार के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं ऐसे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए, फिर यहाँ पर एक डेट है 328 ईसा पूर्व तक सिकंदर ने समस्त ईरानी साम्राज्य और वर्तमान अफगानिस्तान को विजित कर ईरान का महान सम्राट की उपाधि धारण की। तो महान सम्राट की उपाधि धारण कब की? 328 ईसा पूर्व। ठीक है, चलिए, भारत पर आक्रमण करने से पूर्व सिकंदर ने अपनी सेना को 2 भागों में विभाजित किया। ठीक है, भारत पर आक्रमण करने से पूर्व सिकंदर ने क्या किया? अपनी सेना को 2 भाग में विभाजित कर दिया, और सेना के एक भाग को उसने अपने पास रखा और दूसरे भाग को उसने हेफेस्टन तथा पर्डिक्स के अधीनता में भारत की ओर भेज दिया। ठीक है, मतलब दो पार्ट में उसने अपनी सेना को डिवाइड कर दिया। एक की जो अध्यक्षता थी वो खुद कर रहा था। ठीक है, एक को वो खुद ही लीड कर रहा था। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए,
भारत अभियान में सिकंदर जिस सेना का नेतृत्व कर रहा था उसे कपिशा तथा तक्षशिला के बीच में बसी हुई अनेक लड़ाकू जनजातियों से युद्ध करना पड़ा। ठीक है, एक मिनट, चलिए नेक्स्ट देखिए। यूनानी लेखकों के विवरण से यह ज्ञात होता है कि अश्वकों के राज्य में पुरुषों को पराजित करने के पश्चात सिकंदर को वहां की स्त्रियों से युद्ध करना पड़ा और सिकंदर ने सभी स्त्रियों को मौत के घाट उतार दिया। ठीक है, तो ये जो है ट्रू और फॉल्स में इस तरीके के जो सवाल है वो बनते हैं। ठीक है, यही पूरा का पूरा सेंटेंस आपको लिख देगा और आपसे पूछा जाएगा कि क्या इसमें से कौन सा कथन जो है, मान लीजिए इसी में से कोई 4 हो, वो लिख दिया जाएगा आपके टेस्ट पेपर में और उनमें से आपसे पूछा जाएगा कौन सा कथन जो है वो सत्य है या कौन सा कथन जो है वो असत्य है। ठीक है, तो इसलिए इन सारी चीज़ों को आप ध्यान से सुनिएगा और याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत अभियान में सिकंदर ने सिंधु नदी के पश्चिमी प्रदेशों को एक प्रांत में संगठित किया और निकोनोर को इस प्रांत का छत्रप नियुक्त किया। यानी कि सिकंदर ने क्या किया, जब भारत का अभियान किया उसने, तो सिंधु नदी के जो पश्चिम में, ठीक है, सिंधु नदी के पश्चिम में जो भी प्रदेश थे सभी को मिलाकर के एक प्रांत में संगठित कर दिया और निकोनोर को उस प्रांत का छत्रप नियुक्त कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ देखिए, सिंधु पार करने से पूर्व सिकंदर ने कुछ स्थानीय शासकों की मदद से एओनोर्स के सुदृढ़ गढ़ विजित कर शशिगुप्त को यहाँ का शासक नियुक्त किया। ठीक है, सीक्वेंस देखते जाइए, सब चीज़ इसमें सीक्वेंस में है। ठीक है ना। पहाड़ी प्रदेशों को विजित करने के पश्चात सिकंदर ने सिंधु नदी पार करने का निश्चय किया। ठीक है, एओनोर्स से सिकंदर ओहिंद के समीप सिंधु नदी के तट पर आया, जहां उसके सेनापतियों ने सिंधु पार करने के लिए पहले से ही नावों का पुल बना रखा था। ठीक है, सिंधु नदी को पार करने के लिए उसके जो सेनापति थे उन्होंने पहले से ही वहां क्या किया था, नाव का पुल बना दिया था। ठीक है, उसे पार करने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओहिंद के स्थान पर सिकंदर ने देवताओं को बलि दी और 30 दिन के लिए अपनी सेना को विश्राम दिया। ठीक है, वहीं पे ओहिंद में ही जो सिकंदर है उसने अपने जो देवता हैं उनको बलि दी और 30 दिन तक, मतलब कि पूरे 1 महीने तक अपनी सेना के साथ वहीं पर उसने विश्राम किया। ठीक है, उसके बाद ओहिंद में सिकंदर तक्षशिला की ओर आगे बढ़ा। मार्ग में तक्षशिला के शासक आम्बी ने सिकंदर का स्वागत किया और उसे अपना अधिराज स्वीकार कर लिया। सिकंदर ने भी उसके साथ आदर का व्यवहार किया। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सिकंदर जो आम्भी है, जो कि तक्षशिला का शासक था, उसने बिना युद्ध किए, बिना कुछ ये किए सिकंदर का जो है उसने अधिराज स्वीकार कर लिया। ठीक है, अपने आप को सरेंडर कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। सिकंदर के भारत पर आक्रमण के समय झेलम प्रदेश का राजा पोरस था। ठीक है, सभी जानते ही हैं पोरस बहुत ही बहादुर था, जो कि अत्यधिक वीर एवं एक स्वाभिमानी शासक था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पोरस द्वारा सिकंदर की अधीनता स्वीकार न करने पर दोनों के मध्य हाइडेस्पस का युद्ध हुआ। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि पोरस और सिकंदर के मध्य हाइडेस्पस का युद्ध हुआ था। ठीक है, इस युद्ध में पोरस ने अभूतपूर्व वीरता का प्रदर्शन किया। इस युद्ध में पोरस की अपार सैन्य शक्ति की क्षति हुई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अंत में पोरस का मित्र मेरुस, जो सिकंदर के दूत मंडल में था, के प्रयासों से पोरस ने सिकंदर के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, पहले तो खूब बहादुरी से लड़ा, लेकिन बाद में उसने आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यद्यपि पोरस ने आत्मसमर्पण कर सिकंदर को अपना अधिराज स्वीकार कर लिया, किंतु सिकंदर भी पोरस की वीरता से इतना प्रभावित हुआ कि उसने न केवल पोरस को उसकी राज्य लौटा दिया, बल्कि उसके क्या किया उसने कि राज्य का उससे भी अधिक विस्तार भी कर दिया। ठीक है,
जो सिकंदर था वो पोरस की बहादुरी से बहुत खुश हुआ। हालांकि जो पोरस था उसने आत्मसमर्पण कर दिया था, लेकिन फिर भी सिकंदर जो था वो पोरस की बहादुरी से बहुत प्रसन्न हुआ और उसको मतलब जीतने के बावजूद भी उसने क्या किया कि पोरस के जो भी राज्य था उसको उसने वापस कर दिया, और सिर्फ वापस ही नहीं किया, उसके राज्य का विस्तार भी कर दिया उसने। ठीक है, चलिए ये सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये सारे जो यहाँ पर मैंने आपके लिए ये जो जितने भी यहाँ पर लाइंस है, जो भी स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, जो भी फैक्ट्स हैं यहाँ पर फ्रेंड्स, वो सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन एकदम ऐसे ही बनते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, पोरस के विरुद्ध सफलता प्राप्त करने के पश्चात उसने निकैया, विजयनगर, बहुकेफला नामक 2 नगरों की स्थापना की। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए यहाँ देखिए, निकैया नगर की स्थापना रण क्षेत्र में ही विजय के उपलक्ष्य में की गई। ठीक है, रण क्षेत्र में कहाँ की गई? निकैया नगर की स्थापना रण क्षेत्र में ही जो उसने विजय प्राप्त की थी उसी के उपलक्ष्य में की गई। और जो बाउकेफला था तो झेलम नदी के दूसरे तट पर उसका घोड़ा बाउकेफला मरा था, अतः उसने क्या किया, यहाँ पर नगर स्थापित कर दिया और उसका नाम रख दिया बाउकेफला। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि झेलम नदी के तट पर, ठीक है, बाउकेफला, और बाउकेफला उसके घोड़े का नाम था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पोरस के विरुद्ध सफलता प्राप्त करने के पश्चात सिकंदर ने चिनाब नदी के पश्चिमी तट पर स्थित ग्लोचुकायन राज्य पर आक्रमण किया। ठीक है, और ग्लोचुकायन राज्य को जीत करके सिकंदर ने उसे पोरस के राज्य में मिला दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि चिनाब नदी के पार गांधारिस राज्य में पोरस के भतीजे छोटा पुरु, ठीक है, छोटा पुरु इसे कहा जाता था, का शासन था। कहाँ था? चिनाब नदी के पार गांधारिस राज्य में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, कठगण जाति के लोग जिन्होंने सिकंदर का कड़ा कठगण जाति के लोग जिन्होंने सिकंदर का कड़ा प्रतिरोध किया था, पंजाब की सबसे अधिक लड़ाकू गणजाति थी। ठीक है, और यूनानी विवरण के अनुसार कठों से हुए संघर्ष में सिकंदर की सेना ने 17,000 व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया तथा 70,000 व्यक्तियों को बंदी बना लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्यास नदी सिकंदर के उत्कर्ष का चरम बिंदु सिद्ध हुई। यहीं उसकी सेना में विद्रोह हो गया और अब उसके सैनिकों ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। तो जब सवाल पूछा जाए कि सिकंदर किस नदी से वापस लौट गया, तो व्यास नदी से। ठीक है, व्यास नदी से ही सिकंदर जो था वो वापस लौट गया था, क्योंकि सिकंदर नदी के व्यास नदी के आगे जो है सिकंदर के जो सेना थे उन्होंने सैनिकों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। ठीक है, सेना द्वारा और आगे न बढ़ने से सिकंदर निराश हुआ, अतः उसने जिस मार्ग से आया था उसी मार्ग से स्वदेश लौटने का निश्चय किया। ठीक है, स्वदेश लौटने से पूर्व सिकंदर ने यूनानी देवताओं की स्मृति में व्यास नदी के तट पर 12 विशाल वेदियां बनवाई तथा उनकी विधिवत पूजा की। नेक्स्ट देखिए, स्वदेश लौटते समय सिकंदर को झेलम के समीप मालव व शूद्रक गणों के संगठित प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। इस संघर्ष में सिकंदर बुरी तरीके से घायल हो गया। ठीक है, अपनी विजय के अंतिम दौर में सिकंदर ने पंजाब की नदियों के संगम के नीचे सिंधु नदी के निचले भाग को विजित किया। ठीक है, घायल होने के बावजूद भी देखिए सिकंदर जो था युद्ध लड़ रहा था। ठीक है, तो उसकी जो सिकंदर की विजयी अभियान की जो अंतिम विजय थी वो पाटल विजय थी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि सिकंदर की जो अंतिम विजय थी वो पाटल विजय थी। ठीक है, उसके बाद देखिए कि 325 ईसा पूर्व में सिकंदर जो है ने पाटल से यूनान की ओर प्रस्थान कर लिया। ठीक है, 325 ईसा पूर्व में सिकंदर ने पाटल से यूनान की ओर प्रस्थान कर लिया। ठीक है, उसके बाद जेड्रोसिया के रेगिस्तानी भागों से होता हुआ सिकंदर जो है वो बेबीलोन पहुंचा, जहां 323 ईसा पूर्व में 32 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, और सिकंदर भारत में कितने समय तक रहा? तो सिकंदर भारत में मात्र 19 माह तक रहा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये कुछ सिकंदर के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे वो आज हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। ठीक है, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट था वो सब मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। इससे बाहर दोस्तों कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, सिकंदर के बारे में ज़्यादा सवाल नहीं आते हैं, जो भी आते हैं वो इन्हीं से आते हैं। जो भी स्टेटमेंट वाले बन जाएं या जो भी सवाल बनेंगे आपके
वो इन्हीं से बनेंगे, इससे आगे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे तरीके से, बस जो मैंने कहा कि जो डेट है, ठीक है, वो सारे डेट्स को आप याद रखिएगा, जो सीक्वेंस है कि पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ, ठीक है, ये याद रखिएगा। प्लस जो उसने 2 नगर की स्थापना की थी, निकैया या विजयनगर कहिए, और बहुकेफला, ठीक है, इसे याद रखिएगा। ये याद रखिएगा कि बहुकेफला जो था वो उसके घोड़े का नाम था, और जिस स्थान पर यानी कि झेलम नदी के तट पर उसका जो घोड़ा था वो मरा था, इसलिए वहीं पर उसने अपने घोड़े के नाम से ही नगर बसा दिया, ठीक है, जिसका नाम बहुकेफला रख दिया, ठीक है। और फिर याद रखिएगा इम्पॉर्टेंट कि सिकंदर का जो अंतिम विजय था वो पाटल विजय थी, ठीक है। और उसके बाद 323 ईसा पूर्व में जो है सिकंदर जो है बेबीलोन पहुंचा और वहां उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो ये सब जो है इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको आप याद रखिएगा, सीक्वेंस सारे याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब आप मेरे वीडियो को देखिए, वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आ जाए तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट भी करिए, मेरे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।